Everyone, welcome to Vyas IAS. So this is your next lecture of नितिन सिंघानिया. ठीक है, लेक्चर नंबर 8 है ये. अभी तक हम लोगों ने इसमें लास्ट लेक्चर में जो किया था वो किए थे वेरियस एस्टीमेट्स ऑफ नेशनल इनकम. एंड इसके अलावा हम लोगों ने किया था मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम में पहला मेथड पढ़ लिया था विच इज़ प्रोडक्ट मेथड. ठीक है, प्रोडक्ट मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया था. इसके बाद हमारे बाकी के जो दो मेथड है वो हम आज पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड मेथड. इनकम मेथड हम लोग पहले करेंगे. सो लेट्स से सेकेंड इनकम मेथड. इनकम मेथड को हम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी कहते हैं क्योंकि इनकम की बात हो रही है ना. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की, इनकम किस किस में कितनी है, किसकी कितनी इनकम है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इनकम सबको मिलती है, तो इसलिए हम इसको कई बार डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी बोल देते हैं. देखिए, इस मेथड में क्या होता है ना, इस मेथड में हम लोग ये करते हैं कि जो भी हमारी फैक्टर इनकम्स होती है ना, फैक्टर इनकम्स, तीन हेडिंग हम देखेंगे इसके अंदर. फैक्टर इनकम्स तीन लोगों की, तीन हेडिंग मान लीजिए आप, तीन तरीके की फैक्टर इनकम्स को हम लोग ऐड करके NDPFC निकालते थे. ठीक है, तीन हेड होते हैं, तीन हेड्स को जब हम ऐड करते हैं उनकी फैक्टर इनकम को कि उनकी इनकम कितनी आ रही है वहाँ से, उन सब को जोड़ के हमारे पास क्या आता है, इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम निकल के आ जाती है. ठीक है, डोमेस्टिक इनकम निकल के आ जाती है. बात करते हैं कि कौन कौन से वो तीन हेड हैं. ठीक है, तो NDPFC तीन कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर. पहला कंपोनेंट हमारा होता है कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़. ये ध्यान रखना, पेपर में बहुत कन्फ्यूजन आती है कि एम्प्लॉयर्स भी लिख के दे देते हैं कई बार और एम्प्लॉयज़ भी. यहाँ पे बात हो रही है कि एम्प्लॉयज़ जो है, जो काम कर रहे हैं, उनको कितना कंपनसेशन मिल रहा है. ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है ऑपरेटिंग सरप्लस. तीसरा हमारे पास होती है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. देखिए, तीनों को समझते हैं कि तीनों का मतलब क्या है. ओके, पहला हमारे पास है कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़. मतलब कि यहाँ बात हो रही है कि एम्प्लॉयज़ को जो कंपनसेशन दिया जा रहा है. अब ऑफ कोर्स ही बात है, एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन कौन देगा, एम्प्लॉयर्स देते हैं. ठीक है, तो क्या क्या तरीके से इनको पैसा मिलता है, वेजेस या सैलरीज भी हम बोलते हैं कई बार. ठीक है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए कोई इसको सोशल सिक्योरिटी स्कीम दे रहा है, उसमें उसको पैसा लगा रहा है. ठीक है, कुछ स्कीम्स में तो वो एम्प्लॉयर ही लगाता है एम्प्लॉय के लिए, तो वो वाला पैसा भी इसमें जोड़ा जाता है कि हम कहीं ना कहीं इसको कुछ दे रहे हैं. ठीक है, तो दो तरीके का हो गया कि वेजेस एंड सैलरीज हो गई एम्प्लॉयज़ को जो मिलती है, या फिर एम्प्लॉयर ने उसके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में अगर कोई पैसा लगाया है या दिया है या कंट्रीब्यूट किया है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज़. ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होते हैं, जैसे रेंट आना, इंटरेस्ट हो गया, रॉयल्टी हो गई, प्रॉफिट हो गए. बेसिकली जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, हमने पढ़ा था लैंड, ठीक है, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. तो ये उसी के वो होती है ऑपरेटिंग सरप्लस. जैसे लैंड पे तो रेंट होता है, लेबर का तो खैर हमारा यहाँ आ जाता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना हो गया या कोई रॉयल्टी मिलनी हो गई, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट होता है. तो ये सारा ही यहाँ पे आता है. कहाँ पे आता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो पोर्शन होता है जिसके जो जिनकी वेजेस फॉर्म में मिलती है वो ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है, एक्सेप्ट लेबर. लेबर का मानते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ के अंदर. ठीक है, समझ आ गई बात कि भाई कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ में आ गई वेजेस, सैलरी, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. इवन हम डियरनेस अलाउंस भी बोल सकते हैं, डियरनेस अलाउंसेस भी मिलते हैं ना कई बार एम्प्लॉयज़ को, वो भी यहाँ आ जाता है. ठीक है, बट ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आ गया, रेंट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट हो गया. ठीक है, अब प्रॉफिट में भी दो तीन हिस्से होते हैं ना, प्रॉफिट भी अलग अलग तरीके का होता है कंपनी का, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड जो होती है कंपनी देती है ना एम्प्लॉयज़ को, या कोई ऐसा रिटेन अर्निंग जिसको हम बोलते हैं. रिटेन अर्निंग मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. जैसे कंपनी को कोई प्रॉफिट हुआ और उसने उसको क्या करा, रिटेन कर लिया उसको, मतलब डिविडेंड के तौर पे एम्प्लॉयज़ को नहीं बांटा बल्कि उसको क्या कर लिया, कंपनी ने उसको अपने कंपनी में ही अभी रख लिया, रिटेन करके रख लिया, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया. क्योंकि देखिए, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या करती है कंपनी, एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट करती है, बट कुछ प्रॉफिट का हिस्सा ऐसा भी होता है जो कंपनी सोचती है अभी उसको हम अपनी कंपनी में रखते हैं, क्या पता कोई अनसर्टेन
कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिसमें नीड हो, तो उसको रिटेन अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी हम लोग बोल देते हैं। बट वहीं हम बात करें मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, देखिए मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये हो गया ना, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का बिजनेस है, खुद की दुकान है, तो उससे जो इनकम आ रही है वो होती है मिक्स्ड इनकम। जो दोनों इनकम यहाँ और यहाँ इंक्लूड नहीं होती, वो इनकम यहाँ इंक्लूड होती है। इसका मतलब कि कोई भी ऐसी अर्निंग जो हमारे को फार्मिंग एंटरप्राइजेस से मिल रही हो, ठीक है, कोई फार्मिंग जैसे एग्रीकल्चर वगैरह के थ्रू, तो वो कहाँ आएगी, खुद का लैंड है, खुद से कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम है, ठीक है। कोई सोल प्रोप्राइटरशिप हो, खुद की दुकान हो, खुद कुछ बिजनेस चला रहा हो, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है। और इवन कोई और प्रोफेशंस कर रहे हो, जैसे मेडिकल प्रोफेशन हो गया, लीगल प्रोफेशंस हो गए, लीगल प्रैक्टिसेस हो गए, तो इसमें क्या होता है ना कि जो भी प्रोफेशंस है कहीं ना कहीं ओनर खुद ही, मतलब ऐसा होता है कि ओनर ही है ना वो, तो खुद का पैसा है वो, तो इसलिए वो मिक्स्ड एम्प्लॉयड ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर आ जाती है, ठीक है। जब हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो हमारे पास निकल के आता है डोमेस्टिक इनकम, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। समझ आ गई बात। अब अगर हम बात करें कि जब हम ये नेशनल इनकम कंप्यूट करते हैं इनकम मेथड के थ्रू, जैसे हमने वैल्यू एडिड मेथड में देखा था कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोग डोमेस्टिक नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं इंक्लूड करते, यही पढ़ी थी हमने। इसी तरह हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी, जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है, इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड। देखिए इनकम मेथड में जब हम इनकम कैलकुलेट करते हैं तो पहली चीज़ जो इंक्लूड की जाती है वो होती है कमीशन। कमीशन कैसा कमीशन? कमीशन जो ब्रोकर चार्ज कर रहा है ना, मान लो कोई ब्रोकर ने कोई चीज़ बेची है, कोई सेकेंड हैंड गुड भी अगर वो बेच रहा हो, कुछ भी चीज़ बेच रहा हो, तो उस पर जो उसको कमीशन मिल रहा है उसको बेचने पे, वो कमीशन इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि वो उसके लिए तो इनकम ही है ना, ब्रोकर का काम ही यही है कि कमीशन लेना, तो उसके लिए तो वो इनकम ही हुई, हम उसको क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड तो करना पड़ेगा ही ना, क्योंकि उसके लिए तो वो इनकम है। तो इसलिए इनकम मेथड में कोई भी कमीशन जो ब्रोकर चार्ज कर रहा है किसी सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने पे, वो चीज़ें इंक्लूड की जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इंक्लूड की जाती है, कोई भी ऐसे गुड्स जिसकी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं और उसको हम सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि लेट्स से कोई फार्मिंग एंटरप्राइज में एग्रीकल्चर खेती बाड़ी कर रहा है कोई फार्मर, तो उसके लैंड से अगर उसने मान लो 1 किलो चावल ग्रो करे और आधा किलो वो मार्केट में बेच रहा है और आधा किलो वो खुद की सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहा है, तो उसकी सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो हो रहा है वो भी वैल्यू उसकी जोड़ी जाएगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसने सेल्फ कंज्यूम कर ली, मार्केट में आई नहीं, तो भी तो उसकी वैल्यू तो है ही ना। तो कोई भी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ की जा रही हो, ये भी इंक्लूड होती है। समझ आ गई बात? ठीक। दूसरी तरफ हम बात करें कि क्या इंक्लूड नहीं किया जाता। देखिए क्या इंक्लूड नहीं किया जाता, वो हमारे पास है विंडफॉल गेंस। जैसे कि विंडफॉल मतलब एकदम से कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट होना, जैसे कि लॉटरी लग गई, रोड पे पड़े हुए पैसे मिल गए, ये सब चीज़ें थोड़ी इंक्लूड हो गई, तो एकदम से मिली ना, ये कोई इनकम का पार्ट नहीं है, वो किसी और की इनकम का पार्ट है जो हमको मिल गया, तो हमारे में भी थोड़ी काउंट होएगा। तो जिसका इनकम का पार्ट था, गिर गया, लॉटरी लग गई हमारे को, वो चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। लॉटरी इनकम भी आप बोल सकते हैं। डेथ ड्यूटी बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होती नेशनल इनकम पे, है ना। कोई ट्रांसफ़र रिसिप्ट है, भाई मेरे को रिश्तेदार आके 100 रुपये दे के जा रहे हैं, 1000 रुपये दे के जा रहे हैं, तो वो मैं इंक्लूड थोड़ी करूँगी, वो मेरी कोई इनकम थोड़ी है, वो तो ट्रांसफ़र किया गया किसी ने, वन साइडेड भी है। कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स से जो इनकम मुझे आ रही है वो नहीं इंक्लूड होती, क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स से जैसे मान लीजिए टीवी है, टीवी अगर मैंने बेचा, तो टीवी जब इनिशियल साल की प्रोडक्शन लेते से 2015 का टीवी था जब उसको ख़रीदा गया था मार्केट में, तो तब उस साल तो इसकी वैल्यू जोड़ी जाई होगी। मान लो उस टाइम पे टीवी 20,000 का बिका, तो तब तो 20,000 पे इनकम का पार्ट होगा किसी के लिए। बट अब वही टीवी अगर हम 15,000 में बेचें तो उसको इनकम नहीं बोलेंगे, सेकेंड हैंड गुड्स की जो वैल्यू होती है ना सेल करके, उसको नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। इवन कोई भी इनकम जो हम कह सकते हैं सेकेंड हैंड गुड्स के साथ साथ शेयर से आ रही हो, बॉन्ड से आ रही हो, डिबेंचर से आ रही हो, ये सारी की चीज़ें इनकम मेथड में इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। दिस इज़ नॉट कैलकुलेटेड एज इनकम, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनकम मेथड में कैलकुलेट करते समय क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती नहीं होती, और ये बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। समझ आ गया होगा सेकेंड मेथड, आई होप। इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड मेथड, जो कि है हमारा लास्ट एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, सो लास्ट अगर हम मेथड की बात करें, अभी तक हमने देखे 3 मेथड, प्रोडक्शन मेथड हो गया हमारा, इनकम मेथड हो गया, और लास्ट है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए
एक्सपेंडिचर मेथड की हम बात करें तो एक्सपेंडिचर मेथड को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड को हम टोटल आउटले मेथड भी बोल देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है एक्सपेंडिचर मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड एक तरीके से ऐसे मान लो कि कोई भी एक कंट्री है, उसमें जिस भी तरीके से इनकम कमाई जा रही हो, अब आपको पता है कोई भी इनकम अर्न हम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको खर्चा भी करते हैं, तो एक्सपेंडिचर की यहाँ बात हो रही है, मतलब खर्चे की दिखाई जा रहा है। तो कोई भी ऐसा, आप कह लीजिए ऐसी कंट्री जहाँ पे, कैसी भी कंट्री मतलब हर जगह ही होता है कि जो हमारी इनकम अर्न होती है उसको जो खर्चा कर रहे हैं ना, जहाँ जहाँ हम उस पर स्पेंड कर रहे हैं पैसा, जहाँ जहाँ हम अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, उन एक्सपेंडिचर्स पे कंज्यूमर्स जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं, वही सारी तरीके की चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है कि कितना एक्सपेंडिचर किया जा रहा है पूरे देश भर में एक साल के अंदर, ठीक है। तो एक कंट्री के अंदर इनकम जो अर्न की जा रही है, या तो हमारी जो इनकम होती है, हम दो तरीके से चीज़ यूज़ करते हैं उसको, या तो लोग क्या करते हैं सेविंग कर लेते हैं, उस पैसे को थोड़ा बचा लेते हैं, या फिर खर्चा करते हैं। दो ही तरीके की चीज़ें हम करते हैं। तो जब हम खर्चा करे जा रहे हैं, जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं अपना कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज में, तो उसमें जो खर्चा किया जा रहा है उन सारे टोटल नेशनल एक्सपेंडिचर वहाँ से निकल के आ जाते हैं कि सारे एक्सपेंडिचर को एक साल के अंदर जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी देश की नेशनल इनकम, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आता है? GDP एट MP, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कैसे निकलता है कि जो भी पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देखिए आपको पता होगा C+I+G+NX-M होता है जिसको हम नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो सकता है, या तो हम खुद कंज्यूम करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, या गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, या हम बाहर से लेके माइनस जो बाहर वाले हमसे ले रहे हैं वो चीज़ें होती है, राइट। एक्सपोर्ट मतलब हम बाहर वालों को बेच रहे हैं, इम्पोर्ट मतलब हम खरीद रहे हैं, यही चीज़ें होती है। इसी को ही हम कहते हैं GDP MP। एक्सपेंडिचर मेथड में कैसे लिखेंगे? जो कंजम्पशन है वो पर्सनल कंजम्पशन है, कोई इंसान कंज्यूम कर रहा है तो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट को हम इन्वेस्टमेंट लिख देंगे, गवर्नमेंट वाले पार्ट को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम लिख देंगे, और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है, जिसको हम नेट एक्सपोर्ट भी बोल देते हैं। समझ आ गई? इसी को बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। अब अगर हम बात करें सीधी सीधी कि भाई क्या चीज़ें इंक्लूड होती है और क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती इसकी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पे देखेंगे इंक्लूडेड, ठीक है। पहले हम बात करते हैं इंक्लूड में कि क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। कोई भी पर्सनल ऐसा कुछ खर्चा जो मैं कर रही हूँ, जो खुद के लिए कर रही हूँ, कोई भी हाउस होल्ड अपने ऊपर कोई खर्चा कर रहा है तो वो भी इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि वो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। तो जो भी पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जा रहा है बाय हाउस होल्ड वो इंक्लूड होता है, ठीक है। कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जा रही है, प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की जा रही है, ठीक है, कोई भी बिजनेस खर्च कर रहा है कैपिटल गुड्स पे, मशीन्स वगैरह ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, वो भी देश इसको एक्सपेंडिचर मेथड में पार्ट आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रही है कहीं ना कहीं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक, या आप कह सकते हैं ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस का मतलब डेप्रिसिएशन इसमें बात हो रही है, तो ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं कि बिजनेस स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर हो रही है, मान लीजिए फॉरेन आके हमारे यहाँ पैसा लगा रहे हैं, हम फॉरेन में जाके लगा रहे हैं, तो उसको जो नेट अमाउंट है वो भी इंक्लूड होता है, नेट, क्योंकि वो भी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए कोई भी स्पेंडिंग फॉरेन नेशनल्स आके हमारे इंडिया में कर रहे हैं, ठीक है, फर्म्स कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है हमारी कंट्री के गुड पे, तो वो भी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, और हम जो कर रहे हैं बाहर जाके, ठीक है। साथ में गवर्नमेंट अगर कोई खर्चा कर रही है गुड्स खरीदने के लिए या सर्विसेज लेने के लिए, तो वो भी इसका पार्ट है। वो तो हम फॉर्मूले में भी देख चुके हैं कि यार ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है। ये देखिए यहाँ लिखा है ना, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो वही सारी चीज़ें मैंने लिखी है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होगी। बट क्या नहीं इंक्लूड होगी वो हम देख लेते हैं। देखिए पहली चीज़ जो इंक्लूड नहीं होती है वो है गवर्नमेंट अगर कुछ खर्चा कर रहा है, ओल्ड एज पेंशन जैसी चीज़ें, स्कॉलरशिप दे रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दे रहा है, तो ये इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि
ये हम कहाँ इंक्लूड कर लेते हैं, ये हम ऑलरेडी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है ना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब कोई भी इंसान की जो फाइनल कंज्यूम करने के लिए जो उसको पैसा मिल रहा है, हेल्प मिल रही है, तो वो उसमें ऑलरेडी इंक्लूड किया जाता है, तो इसलिए हम इसको दोबारा इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट जो पैसा खर्च कर रहा है ओल्ड एज पेंशन्स पे, स्कॉलरशिप पे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस पे, ये सब इंक्लूड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि दे आर ऑलरेडी काउंटेड इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरी चीज़, किसी भी तरीके का खर्चा जो सेमी फिनिश गुड्स हो, फिनिश नहीं हुए अभी बन रहे हैं, सेमी फिनिश गुड्स जो होते हैं ना हमारे, वो भी इंक्लूड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड हैंड गुड पे, सेकेंड हैंड गुड अगर हम ख़रीद रहे हैं वो भी इंक्लूड नहीं होता है। इनकम वाले में भी नहीं होगा क्योंकि जो इनकम जिसको मिल रही है वो भी इंक्लूड नहीं होती, बट ब्रोकरेज वाला होता है, ध्यान रखिएगा। और खर्चा अगर हम कर रहे हैं सेकेंड हैंड गुड्स खरीदने में तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तीसरी के बाद आई चौथी चीज़, कोई भी एक्सपेंडिचर जो शेयर्स पे हो रहा हो, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, जैसे हम इनकम में भी इंक्लूड नहीं करते, जो इनकम यहाँ से आती है और यहाँ पे जो खर्चा करा जा रहा है उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। प्लस इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर्स, इम्प्यूटेड रेंट हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो, ठीक है। इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर जो खुद के लिए किया जा रहा है वो भी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होती है। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास जो GDP MP निकल के आता है, इन सबको टोटल करके निकल के आता है, और अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो वो कैसे निकलेंगे, अब तक तो हमें याद हो गया होगा कैसे। ग्रॉस है हमारे पास, हमें नेट चाहिए तो क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन माइनस। डोमेस्टिक हमारे पास है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमें नेशनल प्रोडक्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, ठीक है। डोमेस्टिक से अगर हम वहाँ जा रहे हैं नेशनल में तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, एक सेकेंड, हाँ हमें देखना है कि डोमेस्टिक से हमें नेशनल पे जाना है ना, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारे पास, नेशनल प्रोडक्ट चाहिए तो कुछ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम ऐड कर देंगे क्योंकि हमें बड़े पे जाना है। दूसरी चीज़, मार्केट प्राइस हमारे पास है, फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने में NIT माइनस, क्या करना पड़ेगा, NIT माइनस, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। समझ आ गई बात। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो कैसे करेंगे, मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। समझ आ गई ये चीज़। तो ये थे हमारे 3 मेथड, तीनों मेथड को एक बार रिवाइज करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, ठीक है। पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आप PYQs वगैरह चेक करेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग इसके नोट साथ में बना रहे हैं ना तो ये कोशिश करिएगा कि साथ में आप PYQs लिख लें। साथ में जब हम PYQs लिख लेते तो हमें पता चल जाता है कि वो टॉपिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ईजी हो जाता है कि यार हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे ये क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन आया, तो हमें पता लग जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको करनी चाहिए, चाहे खुद से लिखिए, चाहे या फिर आप व्यास से भी ले सकते हैं। स्टिकी नोट्स जो हमने अभी रिसेंटली निकाले हैं, आपने शायद सुना भी होगा, जिसमें हम लोगों ने PYQs लिखे हैं जो कि टॉपिक वाइज है और सब्जेक्ट वाइज है, सारे PYQs कवर्ड है 8 ईयर्स के। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके नोट्स है उसमें टॉपिक वाइज PYQs पेस्ट कर सकते हैं। स्टिकी नोट्स आपको पता है कैसे यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हमने बनाया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जो हम अभी इसमें ही इंक्लूड कर लेते हैं, अलग से नहीं करेंगे, वो है पर कैपिटा इनकम। क्या है, पर कैपिटा इनकम। हो सकता है आपको पता हो पहले से कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है, ठीक है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। पर कैपिटा इनकम आप एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि हर एक इंसान की कितनी इनकम है, पर पर्सन कितनी इनकम है, एक तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या दिखाता, क्या है, पर पर्सन इनकम दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमको बताता है कि एवरेज इनकम कितनी है पर पर्सन, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में अर्न की जा रही हो, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक पर्टिकुलर जगह में और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो इनकम अर्न की जा रही हो, एक एवरेज इनकम, एक एवरेज पर्सन के द्वारा, इसको बोला जाता है पर कैपिटा इनकम,
ठीक है। अगर हम नेशन के टर्म्स में बात करें तो कैसे निकालते हैं, नेशन के टर्म्स में हम बोलते हैं इसको नॉमिनल पर कैपिटा इनकम। क्या बोलते हैं, नॉमिनल पर कैपिटा इनकम, जो कि कैसे निकलती है, NNP एट FC, ठीक है, NNP FC एट करेंट प्राइसेस पे निकाली जाती है, डिवाइडेड बाय जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है, क्योंकि हमें चाहिए हर एक पर्सन की, तो ऑफकोर्स ये बात है टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे। तो निकाली कैसे जाती है, नॉमिनल पर कैपिटा इनकम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एट करेंट प्राइजेस को डिवाइड करके टोटल पॉपुलेशन से, ठीक है। ये तो हुई नॉमिनल। और रियल कैसे निकलेगा, ये भी आपको पता होगा कि रियल PCI कैसे निकलता है, इन्फ्लेशन को जब हम इसमें एडजस्ट कर देते हैं नॉमिनल के साथ, ठीक है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं उसमें, इन्फ्लेशन को देख कंसीडर करते हुए जब निकलेगी जो पर कैपिटा इनकम, वो होती है हमारी रियल पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है ना, पर कैपिटा इनकम को कंपेयर किया जा सकता है परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड के थ्रू, ठीक है। पर कैपिटा इनकम हम यूजुअली कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड। परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड क्या होते हैं, इस तरीके से समझिए कि एक बास्केट ऑफ गुड्स है, कोई भी एक सर्टेन बास्केट ऑफ गुड्स हम ले लेते हैं जिसमें हम मान लेते हैं 6 तरीके के गुड्स हैं, 7 तरीके के, मतलब एक सेम चीज़ हम मान के चलेंगे। एक पर्टिकुलर बास्केट ऑफ गुड्स को हम डिफरेंट कंट्रीज़ में उनकी रिस्पेक्टिव करेंसीज़ के साथ, डिफरेंट कंट्रीज़ की जो करेंसीज़ हैं, ठीक है, उसमें उसकी वैल्यूएशन करके कंपेयर कर रहे हैं कि कितनी उसकी वैल्यू है, कि उस इससे क्या पता लगेगा, उससे ये पता लगेगा कि उस पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कैसी है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। सिंपल सी भाषा में आप ऐसे मान लीजिए, एक पर्टिकुलर गुड, जैसे मान लेते हैं हम पेन, एक पर्टिकुलर पेन हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पेन अलग अलग कंट्रीज़ में उसकी करेंसी के टर्म्स में उसकी क्या वैल्यू है, इससे हमें ये पता लग जाता है। जैसे मान लेते हैं कि US में हमें सेम पेन US की करेंसीज के हिसाब से 20 रुपये का पड़ रहा है, बट इंडिया में हम ये पेन सेम देख रहे हैं इंडिया की करेंसी के हिसाब से तो हमें 18 रुपये का पड़ रहा है, चाइना में हम देख रहे हैं तो हमें 15 रुपये का पड़ रहा है। तो पेन सेम है बट हम डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसीज में देख रहे हैं उस पर्टिकुलर पेन की वैल्यू, और हमें यहाँ से पता लगता है कि उस कंट्री की कितनी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। तो इसी को हम बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। बट बात अगर रियल लाइफ में करें तो थोड़ा सा परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड को कंपेयर करने के लिए, नेशनल इनकम को देखने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए। हालांकि कहते यही है कि इसके थ्रू करते हैं, बट थोड़ा सा रियल लाइफ में थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन वी हैव if I write here, yeah, रोल ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, कि क्यों हम देश की इनकम को मेजर करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी है, क्यों करना चाहिए, क्या रोल प्ले करता है, या ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि नेशनल इनकम निकालना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अभी रिसेंटली बजट भी आया होगा, बजट में भी आपने बहुत चीज़ें सीखी होंगी, तो सब चीज़ें ज़रूरी हैं, बजट भी ज़रूरी है, नेशनल इनकम निकालना भी ज़रूरी है। नेशनल इनकम निकलेगा तो भी तो हमें पता चलेगा कि हमारे देश की ग्रोथ कैसी हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो वो हमें हेल्प करते हैं कि हम देख पाएँ, क्वांटिफाई कर पाए देश की इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हमें पता ही नहीं कि हमारी देश की इनकम कैसी है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ग्रोथ कर रहे हैं नहीं हो रही, ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, कि पिछले साल हमारी देश की इनकम कितनी थी, अगले साल कितनी इनकम है। तो इससे हमें बेटर पता लगता है कि यार देश कितना ग्रो हो रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को क्वांटिफाई करने के लिए ज़रूरी बन जाता है कि हमें पता हो देश की इनकम क्या है, और ये भी पता लगाने के लिए कि पोटेंशियल क्या है इकोनॉमी का, एक पर्टिकुलर कंट्री का इकोनॉमी का कितना उसके अंदर पोटेंशियल है, कि कितना वो कमा सकता है, टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। और पोटेंशियल पता लग जाएगा कि इतने बस की हम लोग इतना कमा सकते हैं, इतनी हमारे देश की इनकम है, तो हम उस हिसाब से फिर ऑब्जेक्टिव्स या बजट बना सकते हैं, ठीक है। अगर हमें पता है कि हमारे देश की इनकम 2500 करोड़ है फॉर एग्जांपल, तो हम फिर उस हिसाब से बजट बनाएंगे, उस हिसाब से खर्चा करेंगे। तो ये चीज़ें ज़रूरी है पता होने के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर हमें देश की इनकम पता होगी तो हम कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश करेंगे। पता लग जाएगा ना कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रही है, कि गरीब लोग ज़्यादा के पास कम कितनी इनकम आ रही है, अमीर लोगों के पास कितनी इनकम है, एवरेज कितना कमा लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, इनइक्वालिटीज़, गवर्नमेंट फिर उस हिसाब से मेजर्स ला सकते हैं कि इनइक्वालिटी देश में कम होए, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू फॉरकास्ट करने के लिए, अगर देश में इतनी इनकम आ रही है तो भाई इतना टैक्स रेवेन्यू भी आना चाहिए, तो ये फॉरकास्ट कर सकते हैं देश की इनकम से, ठीक है। ऑल्सो हेल्प करना कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, अगर पता होगा कि देश हमारा इतना अमीर है, इतना गरीब है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर्स भी सोचेंगे हाँ यार यहाँ पे इतना पैसा है, इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ ला सकते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट सेक्टर को हेल्प करता है। इन्फ्लेशनरी गैप कितना है, डिफ्लेशनरी गैप कितना है, ये हेल्प करता है हमको एक आइडिया लगाने का कि देश में इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, कितनी इनकम है, उस हिसाब से थोड़ा आइडिया लग सकता है ना। उसके अलावा
अलग अलग कंट्रीज़ के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, कंपैरिजन करने में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, ठीक है, लोगों का अलग अलग कंट्री में और सेम कंट्री में कैसा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। समझ आई बात? तो देश की नेशनल इनकम का बहुत सारा रोल है जो हमने यहाँ पे समझ लिया है। ओके, देन हमारे पास आता है लिमिटेशंस क्या है, कि नेशनल इनकम निकाल तो रहे बट उसमें भी तो कुछ लिमिटेशंस होंगी। यस ऑफ कोर्स। अगर हम बात करें क्या लिमिटेशंस हैं, इन दी मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, लिमिटेशंस देख लेते हैं। देखो नेशनल इनकम निकालने की कुछ लिमिटेशंस हैं कहीं ना कहीं, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ देश की इनकम देख रहा है, सोशल वेलफेयर तो हम इग्नोर ही कर रहे हैं, ये तो पता ही नहीं कि सोसाइटी वेलफेयर हो रही है। क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर देश की इनकम बढ़ रही है तो सब ग्रो हो रहे हैं? ज़रूरी थोड़ी है। हो सकता है कि रिच सेक्शन ऑफ द पीपल की इनकम बढ़ रही हो इसलिए देश की इनकम ज़्यादा दिख रही है हमको, पुअर अभी भी उतने ही गरीब हैं या और गरीब हो रहे हैं, बट रिच की इतनी ज़्यादा इनकम बढ़ रही है कि लोगों को लग रहा है कि देश की इनकम बढ़ रही है। सभी तो हो सकता है, कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर, सोसाइटी वेलफेयर तो इंक्लूड ही नहीं होता नेशनल इनकम के पार्ट में। हमने तीनों मेथड पढ़े, आपने कहीं देखा कि सोशल वेलफेयर जैसा कंपोनेंट इंक्लूड हो रहा हो कि लोग कितना खुश है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, हेल्थ कैसी है, ये चीज़ें तो इंक्लूड ही नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देख रहा है, सोशल वेलफेयर देख ही नहीं रहा है। और देखा जाए तो सोशल वेलफेयर अगर अच्छा होगा, सोसाइटी के अंदर लोगों वेलफेयर होंगे, लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, तो कहीं ना कहीं देश की नेशनल इनकम भी बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं दोनों रिलेटेड है और पॉजिटिवली रिलेटेड है कि अगर ये अच्छा होगा तो ये भी अच्छा होगा, बट फिर भी हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन्स में होती हैं, जैसे कि हमारे घर में मम्मियाँ काम करती है, ठीक है, होम मेकर्स जो होते हैं, कुछ बार्टर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन जिसको मार्केट में हम ट्रेड ही नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें तो हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे। मान लो कि मैं टीचर हूँ और मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो वो इनकम तो काउंट ही नहीं होती कि मैं खुद पढ़ा रही हूँ अपने घर में किसी को, तो ये चीज़ें भी इंक्लूड नहीं होती, नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन जिसको हम मार्केट नहीं कर सकते, मार्केटाइज। ठीक है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ हमारे पास है कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी वो ध्यान में नहीं देता। देखिए, दो तरीके की एक्सटर्नैलिटी होती है। एक्सटर्नैलिटी मतलब बाहर के कुछ फैक्टर्स की वजह से जो चेंज आता है। अब दो तरीके से चेंज आ सकता है किसी के कुछ करने से, कोई भी कोई एक्शन ले रहा है तो उसके दो तरीके के चेंज आ सकते हैं, किसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, किसी के लिए नेगेटिव। मान लो मेरे घर के बगल में किसी ने गार्डन में, अपने घर के बाहर गार्डन ने खोल लिया या गार्डन में मतलब गार्डन बना लिया, तो मेरे को भी उसकी अच्छी खुशबू आएगी, तो मेरे लिए तो अच्छी चीज़ है। ठीक है। मान लो पर किसी ने मान लो मेरे घर के बगल में किसी ने फैक्ट्री खोल ली, तो मेरे लिए तो पॉल्यूशन वगैरह बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। तो कहीं ना कहीं जब हम देश की नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को हम लोग ध्यान में नहीं देते हैं। ठीक है। हम लोग ये नहीं देखते कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है पर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में इमिशंस हैं या नहीं है, तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ को ध्यान में दिया ही नहीं जाता। ठीक है। चौथी चीज़ की प्रॉब्लम ये होती है, कई बार डेटा कलेक्शन में डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है। कुछ चीज़ें इंक्लूड करना, कुछ चीज़ें ना इंक्लूड नहीं करना, इन सब की कलेक्शन का कहीं ना कहीं एरर आ जाते हैं। कहीं गलती से कोई चीज़ इंक्लूड हो जाए, गलती से कोई चीज़ इंक्लूड ना हो, लोग अपनी इनकम दिखाते भी नहीं हैं आधे से ज़्यादा लोग, तो कहीं ना कहीं डेटा कलेक्शन में बहुत डिफ़िकल्टी आती है। तो ये चीज़ थी कि जिसमें आपको पता हो कि नेशनल इनकम का क्या रोल है और दूसरी चीज़ लिमिटेशंस क्या है। ठीक है। हमने PYQs भी देखे थे इसमें मेंस के पर्सपेक्टिव से, इस चैप्टर से, कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। अब आप कोशिश करिएगा इनके आंसर्स लिखने की जिससे कि आपको हेल्प मिले। जैसे हमने ये क्वेश्चंस पढ़े थे ना, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटिंग मेथडोलॉजी ऑफ इंडियाज़ GDP 2015 से पहले कैसी थी और 2021 के बाद आफ्टर 2015 कैसी है। ठीक है। 2021 में ये क्वेश्चन आया। वी शेप रिकवरी अभी हम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। ठीक है। फिर पोटेंशियल GDP हमने पढ़ा, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, ये चीज़ें आई है। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, क्या फीचर्स है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में कवर करी है। आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ करिएगा, क्योंकि मैंने आज भी नोटिस किया है जितने भी मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स और इवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स की मैक्सिमम ऑफ यू हैव प्रॉब्लम इन स्टडिंग इकोनॉमिक्स। सबको लगता है कि इकोनॉमिक्स में बहुत प्रॉब्लम है, और स्पेशली नेशनल इनकम जैसे टॉपिक में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नेशनल इनकम वीक है, जिससे नेशनल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, समझ नहीं आता GDP क्या है, NDP क्या है। तो इसके लिए ये लेक्चर्स हैं और ये फ्री मैंने इसलिए अपलोड किया यूट्यूब पे, सो दैट मैक्सिमम ऑफ यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चैप्टर पूरा पढ़े अच्छे से। जो भी अभी तक हमने 2 चैप्टर्स पढ़े हैं, जिसमें पहले चैप्टर में हमने इंडियन बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे, दूसरा कंसेप्ट जिसमें हमने नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा है पूरा। ये ज़रूरी है कि आप लोग करें और इसके PYQs सॉल्व करें। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। ठीक है।
सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।